और फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सॉलिड स्टेट। बहुत ही आसान, निहायत ही इजी क्वेश्चंस। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इंपॉर्टेंस भी बता दी है। लगभग एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है हर साल कि ये पहले सॉफ्ट होना स्टार्ट होते हैं और फिर धीरे 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 जाके मेल्ट होते हैं। एक रेंज में इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिससे आपको पता लग सके इस चैप्टर का एक सीक्वेंस, इस चैप्टर का फ्लो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। सो मेरा नाम राहुल डूडी और मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं एक बार फिर से माइंड मैप सीरीज में। आज से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th की स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सॉलिड स्टेट। बहुत ही आसान, निहायत ही इजी क्वेश्चंस। अगर जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा जो इतना आसान होगा कि जिसको आप विद इन सेकंड्स, है ना, 5 से 10 सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो एक बहुत आसान कैटेगरी का ये वाला चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि ये क्लास 12th का फिजिकल स्टार्ट हो चुका है। अब 4-5 चैप्टर 12th क्लास के फिजिकल के चलेंगे और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इंपॉर्टेंस भी बता दी है। लगभग एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है हर साल। कौन से बच्चे हैं जो इस चैप्टर को देख सकते हैं? जिन बच्चों ने सॉलिड स्टेट एक बार खुद से पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट्स इनके क्लियर हैं और वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने आए हैं इस चैप्टर का, एक फास्ट रिवीजन, जिससे आपको पता लग सके इस चैप्टर का एक सीक्वेंस, इस चैप्टर का फ्लो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो आप लोग इस चैप्टर को, इस सेशन को देख सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने ये वाला चैप्टर आज से पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना, कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, हाथ जोड़ के विनती है कि पहले जाके पूरा चैप्टर पढ़े और फिर उसके बाद रिवीजन करने के लिए आए, ठीक है जनाब। तो चलिए दादा, हम लोग सेशन को करते हैं स्टार्ट। सॉलिड स्टेट में कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ने वाले? सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स और पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे, रेडियस रेशियो और आयनिक सॉलिड्स की बात करेंगे और इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। शुरुआत करते हैं सॉलिड्स की। सॉलिड्स को बेटा दो तरह से आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो। सबसे पहले आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा होता है अमोर्फस सॉलिड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स अरेंजमेंट होता है ना, और वो जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत लंबी डिस्टेंस के लिए होता है, सेम अरेंजमेंट रिपीट होता रहता है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। यहां पर अगर मैं अमोर्फस की बात करूं तो यहां पर पार्टिकल्स का कोई एक फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, और अगर मान लो कोई फिक्स अरेंजमेंट है भी ना तो वो सिर्फ और सिर्फ छोटी सी रेंज के लिए है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प होता है, बोले तो एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे आते ही ये लोग मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब ये है कि ये पहले सॉफ्ट होना स्टार्ट होते हैं और फिर धीरे 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 जाके मेल्ट होते हैं। एक रेंज में इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एनिसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मेजर करोगे तो वैल्यूज भी आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। ये होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या होते हैं बेटा? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये वाला पॉइंट मिस कर दिया आपने। आइसोट्रॉपिक इन नेचर इसका मतलब यहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू होगी सारे डायरेक्शंस में सेम होती है। फिर उसके बाद आता है अगर आप इसको नाइफ से कट करोगे तो आपको शार्प एंड स्मूथ एजेस मिलेंगे। यहां पर अगर आप नाइफ से कट करते हो तो आपको इरेगुलर एजेस मिलते हैं, है ना। इनकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है और यहां पर हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वो डेफिनेट नहीं होती। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स। यहां पर ग्लास आता है, इनको सूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, और इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है। मुन्ना, क्या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है। सूडो सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड्स बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। इनकी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसके एग्जांपल्स होते हैं। अमोर्फस सॉलिड्स की अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, फर्दर हम लोग अमोर्फस को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो अमोर्फस सॉलिड्स को चार तरह से क्लासिफाई किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को चार तरीके से फर्दर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स। देखो नाम से ही पता लग रहा है, अगर मैं आयनिक सॉलिड्स की बात करूं ना, इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कौन होंगे? आयंस होंगे, और आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना। आपके सामने फॉर्मूला लिखा है। ये जो आपके सॉलिड्स होते हैं ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, जैसे इनको हथौड़े से मारोगे एकदम टूट जाते हैं ये, है ना। ये जनरली इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन कंडक्टिविटी शो करते हैं मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वा स्टेट में बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, है ना। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जनरली हाई होता है। मेटालिक सॉलिड्स की बात करूं तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे आपके मेटल के जो एलिमेंट्स होते हैं। मेटल एलिमेंट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस,
मेटल के जो केटायन होते हैं जिसको हम लोग मेटल कोर बोलते हैं, और साथ साथ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। यहां पर जो बॉन्डिंग होती है मेटालिक बॉन्डिंग होती है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, ये हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज आपको पता होती है। ये कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में और साथ साथ मोल्टन स्टेट में भी। और अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है ना। दोनों में डिफरेंस देखो, आयोनिक जो होता है वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो नहीं करता, लेकिन ये मेटालिक सॉलिड्स करते हैं। अगर मैं कोवेलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड्स की बात करूं तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और इनके एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, डायमंड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, है ना, साथ साथ क्वार्ट्ज वगैरह हो गया, और साथ ग्रेफाइट भी आप इसमें लिख सकते हो। इनका अगर मैं बात करूं नेचर की तो ये हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। सॉफ्ट भी एग्जांपल है इसका, सॉफ्ट कौन है? ग्रेफाइट, है ना। इसमें एक्सेप्शन आता है कौन? ग्रेफाइट। जनरली ये इंसुलेटर होते हैं लेकिन कंडक्टर होता है कौन? ग्रेफाइट। ये भी इसका एक्सेप्शन है ना, ध्यान में रखना आपको। मेल्टिंग पॉइंट इनका भी बहुत हाई होता है। अगर हम लोग देखें चौथी टाइप जिसको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी आप फर्दर 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स की बात करूं तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? लैंडन फोर्स या फिर डिस्पर्शन फोर्स, है ना। ये रहे आपके एग्जांपल। इनका जो फिजिकल नेचर अगर देखोगे बहुत सॉफ्ट होते हैं, है ना, और ये जनरली इंसुलेटर होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है बिकॉज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है। ठीक, अगर मैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करूं तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, एग्जांपल आपके सामने, सॉफ्ट इंसुलेटर, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी लो होता है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात की जाए तो यहां पर पार्टिकल्स के बीच प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे आइस में होती है, थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर इनके कंपैरिजन में आप लोग देखें, ये भी इंसुलेटर होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो ही होता है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है ना। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आगे चलते हैं और बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल की। क्या होता है क्रिस्टल लैटिस? पार्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ये जो 3D अरेंजमेंट होता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको मैं लैटिस पॉइंट भी कह सकता हूं। पार्टिकल यहां पर एटम, मॉलिक्यूल, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। इनका जो फिक्स 3D अरेंजमेंट होता है जो हर बार रिपीट होता जा रहा है, ऐसे 3D अरेंजमेंट को, एक 3D ऑर्डरली अरेंजमेंट को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। अगर आप इस 3D लैटिस को ढंग से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा कि एक छोटी सी यूनिट ऐसी है जिसको यहां बाहर बना रखा है। ये पूरा जो लैटिस है, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये इस छोटी सी यूनिट के बार बार रिपीटेशन से बनी है। इस छोटी सी यूनिट को लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, चारों तरफ अगर रिपीट कर दिया जाए तो आपका ये पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके बार बार रिपीटेशन से पूरा लैटिस बनता है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या नाम दिया जाता है? यूनिट सेल नाम दिया जाता है। अगर मैं यूनिट सेल के पैरामीटर्स की बात करूं तो इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है एक्सियल डिस्टेंस, दूसरा इंटर एक्सियल एंगल्स। ये देखो, जैसे अगर मैं क्यूबी बना लूं, एक क्यूबिक यूनिट सेल की मैं बात करूं, अगर मैं क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं, अगर आपकी यूनिट सेल क्यूब है, यस, कैसी है दादा? क्यूबिक यूनिट सेल है, तो देखिए, गौर से देखिएगा मुन्ना, ये देखो, मान लेते हैं ये वाली एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये वाली एक्सिस है वाई एक्सिस, और ये वाली एक्सिस है जेड एक्सिस। तो इंटर एक्सियल एंगल का मतलब ये हो गया एक्सिस के बीच का एंगल, है ना। ये मान लेते हैं अल्फा है, ये मान लेते हैं बीटा है, और ये मान लेते हैं गामा, है ना। तो ये हो गया अल्फा, बीटा, गामा। इस वाले पॉइंट को मैं ओ लिख देता हूं। एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस लिखी है? ओ ए, है ना, जिसको मैं क्या कहूंगा? एज लेंथ बोलूंगा या फिर एक्सियल डिस्टेंस बोलूंगा। और y एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? ये OB, और z एक्सिस पे OC, है ना। तो ये 2 पैरामीटर्स होते हैं। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब में अल्फा, बीटा, गामा, इनकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, और OA, OB और OC का वैल्यू सेम होता है। किसके लिए? क्यूब के लिए। लेकिन अगर मान लो आपकी यूनिट सेल क्यूब नहीं है, यूनिट सेल क्यूब नहीं है, तो ये अल्फा, बीटा, गामा चेंज हो जाएगा, और OA, OB, OC भी इक्वल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं अल्फा, बीटा, गामा में चेंज कर दूं तो आपकी यूनिट सेल भी चेंज हो जाएगी, और अगर यूनिट सेल चेंज हो गई तो क्या मैं कह सकता हूं आपका जो लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस, वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। अभी देखेंगे किस तरह से चेंज होता है। इससे पहले मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। दादा, यूनिट सेल को आप 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, यस, और जो दूसरी यूनिट सेल आएगी उसको मैं बोलूंगा नॉन प्रिमिटिव, या फिर इनको कहा जाता है सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या कहा जाता है? सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर, डिफरेंस ये है कि अगर आप प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करते हो
तो आपके जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। यस, आपके जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे। और अगर मैं सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करूं तो कॉर्नर के अलावा कोई और भी जगह होगी जहां पर प्रेजेंट होंगे। इसमें सबसे पहले आता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड, है ना। बॉडी सेंटर्ड में जो लैटिस पॉइंट्स है वो कहां कहां प्रेजेंट होंगे? सर कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और साथ साथ बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। यस, फिर एक आता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड। इसका मतलब यहां पर कॉर्नर पे तो होंगे ही एटम्स, है ना, कॉर्नर पे तो होंगे ही, साथ साथ फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे। और एक और आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या नाम है? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड एनी टू ऑपोजिट फेस सेंटर्स। कहां पर? किन्हीं भी दो ऑपोजिट फेस सेंटर्स पे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या दादा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्लियर है? किन्हीं भी दो ऑपोजिट फेस सेंटर्स पे। बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चेंज कर देते हो, ओए ओबी ओसी की वैल्यू चेंज कर देते हो, तो आपकी यूनिट सेल चेंज हो जाएगी। और अगर यूनिट सेल चेंज हो गई तो आपका जो लैटिस है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जो पॉसिबल हैं। ये देखिए आपके सामने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। देयर आर टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स विच आर पॉसिबल। लेकिन हर क्रिस्टल सिस्टम में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह का है, किस तरह की यूनिट सेल प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आप लोग क्रिस्टल सिस्टम को भी फर्दर क्रिस्टल सिस्टम में ऐसे वेरिएशंस डाल सकते हो। जैसे यूनिट सेल क्यूबिक है, आपका जो क्रिस्टल सिस्टम है वो क्यूबिक है, लेकिन उसमें पॉसिबल वेरिएशंस कौन कौन से हो सकते हैं कि उसमें यूनिट सेल प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकती है, फेस सेंटर्ड भी हो सकती है। टोटल कितने वेरिएशन हो गए? 3 वेरिएशन हो गए। टेट्रागोनल की बात करें 2 ही वेरिएशन पॉसिबल है। इसमें कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। यहां पर एक, यहां पर एक, सॉरी यहां 2 है और सबसे लास्ट में 1 है। तो टोटल पॉसिबल वेरिएशंस कितने हो गए? देखना था, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इनको बोला जाता है ब्रेविस लैटिसेस। क्या बोला जाता है दादा? ब्रेविस लैटिसेस, है ना। ये जो पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स में, दीज आर नोन एज ब्रेविस लैटिसेस। और ये कितने होते हैं? देयर आर 14 ब्रेविस लैटिसेस विच आर पॉसिबल। डन, बहुत बढ़िया। अब अगर हम लोग बात करें एटम्स के कंट्रीब्यूशन की, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो एक यूनिट सेल है, जब तक कुछ नहीं कहा जाए तब तक क्यूबिक यूनिट सेल ही मानना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्यूब ही पढ़ना है ना। सिलेबस में क्यूब हम लोग पढ़ेंगे। अगर मान लो मैं कॉर्नर वाले एटम की बात करूं, तो बेटा एक कॉर्नर जो होता है क्यूब का वो 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 8 यूनिट सेल में शेयर होता है। तो कॉर्नर वाले एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना होगा? 1/8 होगा। डन। अगर वैसे ही बात करें बॉडी सेंटर्ड वाले एटम की, तो बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ एटम किसी भी दूसरी यूनिट सेल के साथ शेयर होता है क्या? बताओ तुम ईमानदारी से। आप बोलोगे दादा कैसी बात कर रहे हो, किसी तरह से शेयर नहीं होता। तो इस बॉडी सेंटर्ड वाले एटम का पूरा कंट्रीब्यूशन यूनिट उसी यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है, उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। बात करें फेस सेंटर वाले एटम की, तो अगर एक फेस पे रखा हुआ एटम है, फेस के सेंटर पे रखा हुआ एटम, तो ये 2 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका एक यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होगा कितना होगा? हाफ होगा। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें एज सेंटर पे रखा हुआ एटम, सर एज सेंटर जो होता है वो 4 यूनिट सेल में शेयर होता है। तो एज सेंटर पे रखा हुआ एटम 4 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक यूनिट सेल में उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा? 1/4 होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपको बहुत हद तक देखने को मिलती है। काफी जगह पर इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसी के बेसिस पे अगर मान लो आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हो, कहां पर? डिफरेंट यूनिट सेल्स में, है ना। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रिमिटिव की। अब मुझे एक बात बताइए, प्रिमिटिव में एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे। कितने कॉर्नर होते हैं सर? 8 कॉर्नर होते हैं। तो एक बात बताओ, 8 कॉर्नर है और कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? 1 हो गया। फिर मान लो मैं बात कर लेता हूं बीसीसी की। सर बीसीसी पे नंबर ऑफ एटम्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे प्लस बॉडी के सेंटर पे। बोलो, कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर पे। तो 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन 1/8 और एक बॉडी सेंटर, और उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन उसी में होता है। तो इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? जल्दी से बताइए। 2 आएंगे।
है ना। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, तीसरा एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स कहां कहां होंगे, एटम्स कहां होंगे सर, कॉर्नर पे होंगे और फेस सेंटर पे होंगे। यस, कॉर्नर एंड फेस सेंटर। कॉर्नर होते हैं 8, लेकिन एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस सेंटर होते हैं 6, फेस सेंटर वाले को एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ। आप इसको ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। और एक और मैंने आपको बताया था अभी, एंड सेंटर्ड, बताइए, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। तो सर यहां एटम कहां थे, एक तो थे कॉर्नर और एनी 2 ऑपोजिट फेस सेंटर्स। यस, यही था कि नहीं था। तो सर कॉर्नर हो गया 8 इंटू 1/8 और 2 फेस सेंटर है, और फेस सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। तो ये 1 + 1, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हम लोगों ने पिछली वाली स्लाइड पढ़ी थी। अब इसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई लैटिस क्या होता है, लैटिस होता है पार्टिकल्स का 3D अरेंजमेंट। अब इस 3D अरेंजमेंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये अरेंजमेंट किस तरह से हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैकिंग इन 1 डायमेंशन की। 1 डायमेंशन इन पैकिंग का मतलब है कि आप एक एटम के पास दूसरा एटम रखते जाओ, इस तरह से। यह है पैकिंग इन 1 डायमेंशन। और अगर आप इस तरह से एटम्स को रखोगे तो आपको क्या मिलेगी, एटम्स की रो मिलेगी। यस, अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं, ये वाला जो एटम है, ये वाला एटम, इसके कितने नियरेस्ट नेबर्स हैं, जो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स होते हैं उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स को क्या नाम दिया जाता है साहब, नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा, जब 1 डायमेंशन में आप लोग पैकिंग करते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैकिंग इन 2 डायमेंशन। भाई 2 डायमेंशन में पैकिंग कैसे होगी, ये जो 1 डायमेंशन वाली रोज हैं, एक के ऊपर एक रो को रखते जाओ, आपको 2 डायमेंशन में पैकिंग मिल जाएगी। लेकिन 2 डायमेंशन में पैकिंग 2 तरह से हो सकती है, एक को बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरी को बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या डिफरेंस है सर, यहां पर आइए। एक एटम की लेयर रो ये रही, एक के ऊपर दूसरी लेयर और रख दी, दूसरी रो और रख दी, लेकिन ध्यान रखना है दूसरी रो आपने इस तरह से लिखी है कि जो फर्स्ट रो और सेकंड रो के एटम्स हैं वो एकदम बढ़िया वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों साइड से अलाइन है। सेकंड रो के एटम जो है फर्स्ट रो के एटम के जस्ट ऊपर की तरफ रखे हैं, थर्ड रो वाले जस्ट ऊपर सेकंड रो के, फोर्थ रो वाले जस्ट ऊपर थर्ड रो के। तो इस तरह से जो आपके एटम्स हैं सर वो हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड है और वर्टिकली भी एटम्स का अलाइनमेंट पॉसिबल है। अगर इस तरह के अरेंजमेंट की मैं बात करूं, किसी भी एक पर्टिकुलर एटम को आप पकड़ो और गिनो कि इस एटम के कितने नियरेस्ट नेबर्स हैं। आप लोग देखोगे कि ये जो एटम है वो 4 एटम को टच कर रहा है, इन 4 एटम को टच कर दें, जिन 4 एटम को टच कर रहा है उन एटम के अगर आप कॉर्नर सेंटर को मिला देते हो, जिन 4 एटम को ये वाला टच कर रहा है उनके आप सेंटर को मिला देते हो तो बन जाता है स्क्वायर, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहां पर ये वाला जो एटम है उसके 4 नियरेस्ट नेबर्स हैं, मतलब इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कितना आता है, 4 आता है। डन। यहां पर एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अगर इस वाले अरेंजमेंट को ए टाइप बोलोगे तो ये वाला अरेंजमेंट भी ए ही होगा, ए ही होगा, ए ही होगा। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट या दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज ए टाइप ऑफ पैकिंग। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। यहां पर क्या होता है, आपने क्या किया, फर्स्ट रो के एटम्स आपके सामने रखे हुए, इस फर्स्ट रो में जो डिप्रेशन है ना, एक खाली जगह जो होती है ना ऊपर, है ना, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है समझते हो क्या आप, देखो ये वाले एटम्स रखे हैं ना, तो ये जो जगह है दीज आर नोन एज डिप्रेशंस। तो जो सेकंड रो के एटम्स हैं वो आपने फर्स्ट रो के एटम्स के डिप्रेशंस में रखे हैं, है ना, इस तरह से रखे हैं, इस तरह से रखे हैं कि जो एटम्स हैं देखो वो किस तरह से अलाइंड है सर, एटम्स आर अलाइंड डायगोनली। एटम्स किस तरह से अलाइंड है दादा, डायगोनली अलाइन है। इस तरह में देखो, मान लो ये वाला एटम है, मैं आपसे कहूं ये वाला जो एटम है दादा कितने एटम को टच कर रहा है, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 और 6 एटम्स को टच कर रहा है। 6 एटम को टच कर रहा है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और जिन 6 एटम को टच कर रहा है अगर आप उनके सेंटर्स को मिला दो तो क्या बन जाएगा, एक हेक्सागन बन जाता है। क्या बन जाता है, एक हेक्सागन बन जाता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर मैं इस पैकिंग की बात करूं तो इसको मैं एबी टाइप ऑफ पैकिंग बोलूंगा, क्योंकि सेकंड रो के एटम्स का अरेंजमेंट फर्स्ट रो के एटम्स के अरेंजमेंट के सिमिलर नहीं है, कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट में आपने डाला है। दैट्स व्हाई एबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट इसको कहा जाएगा। डन, दिस इज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब हम लोग बात करते हैं और पैकिंग इन 3 डायमेंशन की बात करते हैं। अरे दादा 3 डायमेंशन में पैकिंग कैसे होगी, आपने जैसे ही एटम्स को 2 डायमेंशन में रखा, 2 डायमेंशन में पैक किया, आपको एटम्स की लेयर मिल गई। क्या मिली, लेयर।
वन डायमेंशन में पैकिंग से एटम्स की रो मिलती है, टू डायमेंशन में पैकिंग से एटम्स की लेयर बनती है। अब आप क्या करो, ये जो टू डायमेंशनल वाली लेयर्स हैं इसको एक के ऊपर एक रखते जाओ, तो आपको मिल जाएगा पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। लेकिन सर हमारे पास तो दो टाइप की लेयर थी टू डायमेंशन में, पहली कौन सी, एक तो स्क्वायर क्लोज वाली लेयर और दूसरी कौन सी, हेक्सागन वाली लेयर। तो सर क्या दिक्कत है, पहले स्क्वायर क्लोज वाली लेयर को रख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हेक्सागनल वाली लेयर्स को रख लेंगे एक के ऊपर एक। यस तो अगर मैं एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा लेयर्स को रखता जाऊं और इस तरह से रखूं कि फर्स्ट लेयर के एटम्स के जस्ट ऊपर सेकंड लेयर आए, सेकंड लेयर के एटम्स के जस्ट ऊपर थर्ड लेयर के एटम्स आए, तो इस तरह के अरेंजमेंट से जो लैटिस का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आप थ्री डायमेंशन में एटम की पैकिंग कर चुके हो, तो अब आपका लैटिस बन जाएगा। और ये जो लैटिस बना है, दिस लैटिस इज नोन एज सिंपल क्यूबिक लैटिस। इस लैटिस को क्या बोला जाएगा, सिंपल क्यूबिक लैटिस। और इस लैटिस में जो यूनिट सेल प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी। प्रिमिटिव मतलब एटम सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे। ठीक है, यहां पर अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा एटम्स का वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। डन। अब आइए, ये तो हम लोगों ने रखा एक के ऊपर एक स्क्वायर क्लोज वाली लेयर्स। अब अगर मान लो नीचे वाली हेक्सागोनल वाली लेयर है, इसके ऊपर मैं दूसरी हेक्सागोनल वाली लेयर रखता हूं, तो जैसे ही मैं दूसरी हेक्सागोनल वाली लेयर रखूंगा मुझे कुछ खाली जगह मिलेगी। देखो जैसे यहां पर ये खाली जगह मिली ना, ये वाली है ना, इनको बोला जाता है वॉइड्स। क्या नाम दिया जाता है इनको, वॉइड्स बोला जाता है। क्या नाम दिया जाता है, वॉइड बोला जाता है। देखो यहां पर भी वॉइड है, यहां पर भी वॉइड है, लेकिन ये वाली जो वॉइड है अलग तरीके की है ना, ये स्क्वायर प्लेनर वॉइड है और ये ट्राइगोनल वॉइड है ना, दिख रहा है ट्राइगोनल, ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ना, तो ये ट्राइगोनल वॉइड है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं एक के ऊपर एक हेक्सागोनल वाली लेयर रखूंगा तो मुझे दो टाइप की वॉइड दिखाई देंगी। कितनी तरह की, दो टाइप की वॉइड। किस किस तरह की, एक होती है सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड और दूसरी होती है टेट्राहेड्रल वॉइड। यस, टेट्राहेड्रल वॉइड की क्या पहचान है, देखो ये पहचान है, ये जो तीन एटम आपके सामने दिख रहे हैं ये एक लेयर के एटम है, और ये जो दूसरा रेड कलर का दिख रहा है ये दूसरी लेयर का एटम है। ये चार एटम्स के बीच में यहां पर देखो एक छोटा सा स्पेस आएगा, ये छोटा सा स्पेस होगा, ये स्पेस चार एटम को टच कर रहा है, दैट्स व्हाई इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोला गया है। जिन चार एटम को ये वाली वॉइड टच कर रही है, अगर आप उनके सेंटर को मिला दो तो एक टेट्राहेड्रॉन बन जाता है, दैट्स व्हाई दिस वॉइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना होता है, 4 होता है, बिकॉज ये टेट्राहेड्रल वॉइड चार एटम्स को टच कर रही है। डन। वैसे ही एक और वॉइड मिलेगी, ये रही, जो वॉइड 6 एटम्स को टच करेगी। अगर इन 6 एटम्स के सेंटर को आप लोग मिलाओ तो आपको एक ऑक्टाहेड्रॉन मिलेगा, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है दादा, 6 होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। डन। अच्छा, अगर मान लो आपके पास लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स कितने हैं, n है, तो आपको अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पूछे कितनी होंगी, आप लोग बोलोगे n ही होगी। और अगर आपसे पूछे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी तो आप लोग कह दोगे सर 2n होंगी। डबल होती है टेट्राहेड्रल वॉइड और सेम होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक। अच्छा सर अब हमें क्या करना है, मुझे अब टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ना उसको कवर करना है। किसको, मुझे किसको कवर करना है दादा, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना चाहता हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना चाहता हूं तो मुझे थर्ड लेयर का जो एटम है वो रखना पड़ेगा, और थर्ड लेयर का एटम ये फर्स्ट लेयर के एटम्स के सिमिलर होना चाहिए। बोलिए, थर्ड लेयर का जो एटम होगा वो फर्स्ट लेयर के एटम्स के जस्ट ऊपर आना चाहिए। यस, तो इस तरह से जो पैकिंग आएगी वो होगी एबी टाइप पैकिंग। यस, एबी टाइप ऑफ पैकिंग, थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर का एटम सेम है, और इस तरह से जो अरेंजमेंट बनेगा उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है। यहां पर अगर मैं एटम्स के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। डन। अच्छा, वहीं पर अगर मान लो मुझे कवर करना हो, क्या, अगर मुझे कवर करना हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, डन, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए एक एटम रखना पड़ेगा यहां पर,
और ये जो एटम का अरेंजमेंट होगा ना तो ए लेयर जैसा होगा ना ही बी लेयर जैसा होगा, कुछ नया ही एटम लाना पड़ेगा। दैट्स वाई इस तरह का जो अरेंजमेंट आएगा उसको मैं ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोलूंगा। ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोला जाएगा। इसमें जो एटम्स का पैकिंग होता है उसको सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोला जाता है। यस, और इसके अंदर जो यूनिट सेल प्रेजेंट होती है वो एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट होती है। यहां पर भी अगर आप एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 12 आता है। डन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। मान लेते हैं कि एटम का रेडियस ऑफ एटम कैपिटल आर है। यस दादा, एटम का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो अगर एटम का रेडियस कैपिटल आर है तो रेडियस ऑफ, अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड लिखूं तो वो होगी 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। और अगर रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखते हो तो वो होगा 0.41 टाइम्स ऑफ आर, है ना। ये आपके सामने दो फॉर्मूले लिखे हैं और इन दोनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना है क्योंकि कई बार डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। उम्मीद है आप लोग इसको बड़े ध्यान से याद रखे लोगे। बात कर लेते हैं सर ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती कहां है ना। तो देखो सुनो, ये है आपका क्यूब। यस, इस क्यूब में प्रेजेंट होता है कौन, बॉडी डायगोनल। कहा क्या प्रेजेंट होता है दादा, बॉडी डायगोनल। इस बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है बताइए, √3a होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है सर। तो इस कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे, है ना। हम लोग ये किस में देख रहे हैं, सिर्फ सीसी पिलाटिस में ना, किस में देख रहे हैं, सीसी पिलाटिस में। इस कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगी एक टेट्राहेड्रल वॉइड। वैसे ही ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से भी √3a/4 डिस्टेंस पे एक और टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी। एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड है। यस, तो बॉडी डायगोनल होते कितने हैं, 4। तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगी, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगी। क्योंकि सीसीपी में यूनिट सेल होती है एफसीसी, और एफसीसी में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कितने होते हैं सर, नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। अभी मैंने आपको लिखाया अगर नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 8 होगी। और वो 8 की पोजीशन में आपको बता चुका हूं कहां होती है सर, बॉडी डायगोनल पे होती है। और बॉडी डायगोनल पे कहां से, कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे होती है। डन। वैसे ही अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं तो दादा ऑक्टाहेड्रल वॉइड की 2 पोजीशन होती है। एक तो होती है बॉडी के सेंटर पे और दूसरी प्रेजेंट होती है कहां, दूसरी प्रेजेंट होती है एज सेंटर पे। कहां प्रेजेंट होती है, एज सेंटर पे। ठीक है, बॉडी सेंटर तो एक ही होता है ना, और उस पूरे का पूरा कंट्रीब्यूशन उसी यूनिट सेल में होता है। इसका मतलब बॉडी सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी। एज सेंटर कितने होते हैं, 12 होते हैं। लेकिन एज सेंटर वाले जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एज सेंटर पे 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होगी। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर मैं तुमसे पूछ लूं कितनी हो जाएगी साहब, 1 + 3 = 4। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है, 4। अभी तो लिखा था एटम, अगर एक फॉर्मूला कि अगर नंबर ऑफ एटम्स n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होगी, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड n ही रहेगी। उसको मैंने यहां पर प्रूव भी कर दिया है इस तरह से। डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। दादा पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब, अगर मैं परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब लिखूं, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कितना परसेंट वॉल्यूम है जो कि एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करूं तो इसकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो होती है 52.4%। बाकी का जो स्पेस होता है वो खाली होता है। यहां पर एक रिलेशन होता है जो आपको ध्यान में रखना होता है, वो है A = 2R, जहां पर जो R है वो है रेडियस ऑफ एटम, है ना। ये रिलेशन ध्यान रखना, डायरेक्ट रिलेशन पे क्वेश्चन आता है। और A होता है एज लेंथ, है ना। A क्या होता है दादा, एज लेंथ। तो आपको एज लेंथ और एटम की रेडियस के बीच में डिफरेंस पता, रिलेशन पता होना जरूरी है। सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए होता है A = 2R। अगर मान लो मैं एफसीसी यूनिट सेल की बात करूं तो एफसीसी यूनिट सेल में एक फॉर्मूला होता है जो आप ध्यान में रखोगे, वो होता है √2a = 4R, है ना। ये रिलेशन होता है एटम की रेडियस और
एज लेंथ के बीच। और अगर यहां पर परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो 74% होता है, और बाकी का जो 26% वॉइड स्पेस होगा वो बिल्कुल खाली रहेगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में रिलेशन जो ध्यान में रखना है वो होता है √3a इज इक्वल टू 4r। कैपिटल आर एटम का रेडियस है, स्मॉल ए जो है वो एज लेंथ है। और यहां पर अगर मान लो आपने परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी देखनी है तो वो होती है 68%। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं 6, है ना। पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखो। और यहां पर हेक्सागन की हाइट और एटम का रेडियस, उसके बीच रिलेशन है जो इंपॉर्टेंट है। हेक्सागन की हाइट और उसका एटम का रेडियस, उसके बीच एक रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, 4r इंटू √2/3। और यहां पर अगर आप परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी देखोगे तो वो भी कितनी होती है, 74% होती है। डन, कितनी होती है, 74% होती है। आप लोग देख सकते हो दोनों में परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी होती है बिकॉज बहुत सारा स्पेस खाली है, वहां पर कोई एटम्स प्रेजेंट नहीं है, और सेकंड नंबर पे ये आता है। डन, बहुत बढ़िया जी। आगे चलते हैं और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एक, है ना, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता था Z इंटू एम डिवाइडेड बाय Na इंटू ए क्यूब, है ना। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट ध्यान रखें, डेंसिटी पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर जो Z है वो है कि उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, M कौन सा जो एटम आपने ले रखा है उसका मोलर मास कितना है, Na जो है वो एवोगेड्रो नंबर है, एवोगेड्रो नंबर और एवोगेड्रो नंबर सारी दुनिया जानती है कितना होता है। ए है यहां पर एज लेंथ, है ना। अगर मान लो आपने एज लेंथ सेंटीमीटर में लिया है तो आपकी जो डेंसिटी होगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आप लोग लिख सकते हो। यूनिट का थोड़ा सा यहां पर ध्यान में रखना है, ये डेंसिटी सेंटीमीटर में, सॉरी ए सेंटीमीटर में, और मास अगर आपका ग्राम में है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट बन जाएगी। और जो डेंसिटी यूनिट सेल की होती है वही डेंसिटी आपके लैटिस की होती है, बिकॉज जो लैटिस होता है वो भी किससे मिलकर बना होता है, यूनिट सेल से ही मिलकर बना होता है। डन, अच्छा अब हम लोग आगे चलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो है रेडियस रेशियो। ये रेडियस रेशियो डिफाइन होता है किसके लिए, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। क्या होता है साहब, ये होता है रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। दिस इज नोन एज रेडियस रेशियो। इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि आप रेडियस रेशियो से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये वाला जो सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड, ये कौन सी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, इसमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, आयंस का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह का होगा। आप बोलोगे सर कैसे पता लगेगा, देखो अगर मान लो रेडियस रेशियो 0.155 से 225 के बीच है, इसका मतलब यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो आएगा 3। जो वॉइड होगी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा दादा, 3 होगा। और जो आपका वॉइड होगा वो कौन सा होगा, प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर, है ना। बताया था ना वो HCP में था ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ट्राइगोनल, है ना, वो वाली वॉइड प्रेजेंट होगी। एग्जांपल आपके सामने लिखे। अगर मान लो आपका कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो इस रेंज में रहता है, यस इस रेंज में रहता है, तो इसका मतलब आपका जो वॉइड प्रेजेंट है उसके अंदर वो होगा 4, और वो जो वॉइड होगी उसका नाम क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब जो कैटायन है वो आपका कहां प्रेजेंट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा, क्योंकि वॉइड का जो साइज होता है वो छोटा होता है, और छोटी साइज इसका मतलब जनरली आपका जो एटम होगा है, छोटा एटम उस वॉइड में जाता है, और छोटा एटम कैटायन और एनायन में से कौन होता है, कैटायन होता है ना। वहीं पर रेडियस रेशियो 414 से 732 है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का 6 होगा, और वॉइड कौन सी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एग्जांपल आपके सामने है, 0.732 से 1 के बीच है, इसका मतलब वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। उस वॉइड को आप लोग बोलोगे क्यूबिक वॉइड, है ना। क्यूबिक वॉइड कहां बनती है, देखो ऐसे मान लो आप ये क्यूब है ना, और जो पार्टिकल्स है वो कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो इस क्यूब के सेंटर पे जो वॉइड अगर बनेगी, है ना, इस क्यूब के सेंटर पे जो वॉइड बनेगी वो है क्यूबिक वॉइड। कौन सी है, क्यूबिक वॉइड। और ये जो क्यूबिक वॉइड है ये कितने एटम को टच कर रही है, इन सारे के सारे 8 एटम को टच करती है, इसी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है ना। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक्चुअली ये है कैसा, ये जो रेडियस रेशियो है ना ये इसके तो बराबर है और इससे कम है ना, यू मानो ये इस तरह से। डन, ये वाला जो रेडियस रेशियो ना वो कुछ इस तरह से है ना, 732 के तो बराबर है और इससे थोड़ा कम है। डन, तो अगर बराबर वाली वैल्यू है ना तो ये वाली है,
है ना, रेडियस रेशियो इक्वल वाली वैल्यू लेनी है तो वो ये वाली लेनी है, 0.732 से थोड़ा कम, इस तरह से, है ना। तो आपने अगर केटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो निकाल लिया तो उस रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हो कि इसमें यूनिट सेल में कौन सा वॉइड प्रेजेंट होगा और आपका केटायन जो होगा वो उस वॉइड के अंदर प्रेजेंट होगा। तो एक आइडिया लग जाता है कि आपका जो आयनिक कंपाउंड है वो किस तरह की लैटिस फॉर्म करेगा, आयंस का अरेंजमेंट किस तरह का होगा। डन। इसी रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग हमें हमारे सिलेबस में कुछ आयनिक सॉलिड्स हैं, कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर पढ़ना है। यहां से जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है ना। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है वो मैंने आपके सामने लिखी है। सबसे पहले NaCl टाइप स्ट्रक्चर है ना, इसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, है ना। अब जो चीज लिखी है आपको इसी तरह से ध्यान में रखना है। Na+ कहां प्रेजेंट होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और Cl- आयन कहां प्रेजेंट होता है? FCC लैटिस। FCC लैटिस का मतलब ये हो गया कि फेस सेंटर और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा Cl-। तो आपके नंबर ऑफ Cl- 4 हो जाएंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी होगी? 4 होगी। तो Na+ भी कितना हो जाएगा? 4। एक यूनिट सेल में 4 Na+ और 4 Cl- है, इसका मतलब 4 फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट है NaCl की। एक रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल अगर बनेगा तो दादा इस न्यूमेरिकल पे बनेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ और Cl- दोनों का 6 होता है ना। A इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ Cl-। वैसे ही दूसरी स्ट्रक्चर आती है CsCl टाइप स्ट्रक्चर, है ना, सीजियम क्लोराइड। यहां पर जो Cl- प्रेजेंट होगा वो सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस मतलब Cl- सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होगा? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और जो Cs+ प्रेजेंट होगा कहां होगा? क्यूबिक वॉइड, क्यूब के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। यहां पर जिस रिलेशन के बारे में आपको ध्यान में रखना है वो आपके सामने लिखा है, इस पे न्यूमेरिकल आएगा। √3a इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ CS+ प्लस रेडियस ऑफ Cl-। और अगर मैं बात करूं Cl- सिंपल क्यूबिक लैटिस में, इसका मतलब एक Cl- आयन होगा, एक क्यूबिक वॉइड है, CS+ भी एक ही होगा, है ना। और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में इनका एग्जांपल लिखा जाता है। फिर आता है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में आता है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड में जो आपका H2- है वो CCP में होगा और CCP में 4 एटम्स होते हैं। CCP मतलब यूनिट सेल कौन सा हो गया? FCC। Zn2+ जो होगा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो अगर नंबर ऑफ एटम 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होगी, लेकिन अल्टरनेट की बात कर रहा है, इसका मतलब आधा हो जाएगा। तो Zn2+ भी कितना होगा? 4 होगा। रिलेशन आपके सामने लिखा है ना। Zn2+ और H2- इसके रेडियस का सम √3/4 के इक्वल होगा, है ना। सिंपल है। फिर उसके बाद दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होता है। लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले एग्जांपल्स में जिंक सल्फाइड का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड मतलब CaF2। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, AB2 टाइप, इस तरह की स्ट्रक्चर को फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोला जाता है। यहां पर जो Ca2+ होगा, आज केटायन जो होता है वो CCP में प्रेजेंट होता है, मतलब FCC यूनिट सेल में, मतलब केटायन कॉर्नर और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। F- आयन जो होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है ना। CCP में 4 आयंस होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड में 8 आयंस होंगे। डन। रिलेशन आपके सामने है आज वही वापस से, दोनों के रेडियस का सम √3/4 के इक्वल होगा और एक का कोऑर्डिनेशन Ca2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और दादा F- का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ये क्विक रिवीजन का तरीका है। सारी चीज जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने एक साथ इसी स्लाइड पे लिख दी है। आगे चलते हैं। सबसे लास्ट आता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर A2B, है ना। Na2O टाइप स्ट्रक्चर को आप लोग एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोल सकते हो। यहां पर O2- जो होगा CCP में होगा। CCP मतलब 4 होंगे। Na+ टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है वो 8 होती है, तो Na+ आयंस 8 हो जाएंगे। रिलेशन आपके सामने आज फिर वही लिखा है, दोनों की रेडियस का सम √3/4 के इक्वल होगा, क्योंकि वॉइड में टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। O2- का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। अगर आप प्रेशर की बात करते हो, जैसे मान लो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, इस पे प्रेशर बढ़ाया, इस पे प्रेशर बढ़ाया, तो जब आप प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। 6 वाला इस वाली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने प्रेशर कम किया, 8 वाला 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। यस। अगर मान लो आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हैं। जब दूर जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करेगा, मतलब जो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? NaCl टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट भी आप लोग चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। डन। बहुत बढ़िया। और सबसे लास्ट टॉपिक जो आता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आता है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। अगर डिफेक्ट की बात करें, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट, कि पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होना चाहिए था, आइडियल अरेंजमेंट होना चाहिए था, वो अरेंजमेंट नहीं है, कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट है, तो दैट इज डिफेक्ट इन सॉलिड। तथा डिफेक्ट जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है एटॉमिक डिफेक्ट, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। क्या डिफरेंस है? अगर एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस है
तो वो एटॉमिक डिफेक्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है। जो एटॉमिक डिफेक्ट होता है वो दो तरह का होता है, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। क्या मतलब हुआ? पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है कि एक एटम के इर्द गिर्द सिर्फ डिफेक्ट प्रेजेंट है, मतलब एक ही एटम ऐसा है जिसका अरेंजमेंट डिफरेंट है, मतलब जो होना चाहिए था वो अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं लाइन डिफेक्ट की, इसका मतलब जो एटम्स की पूरी लाइन है वही डिफेक्टेड है ना, उसमें जो अरेंजमेंट है सारे एटम का अरेंजमेंट उल्टा सीधा है, वो हो गया लाइन डिफेक्ट। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो होता है वो तीन तरह का होता है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अगर मैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करूं तो ये वो डिफेक्ट होते हैं जिससे स्टोइशियोमेट्री चेंज नहीं होती, स्टोइशियोमेट्री रिमेन सेम। स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स का जो रेशियो होता है ना, एटम्स का जो रेशियो होता है उसको स्टोइशियोमेट्री बोला जाता है ना। तो अगर आपके पार्टिकल्स का रेशियो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो स्टोइशियोमेट्री सेम रह रही है, वो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब हो गया कि इससे स्टोइशियोमेट्री चेंज हो जा रही है, पार्टिकल्स का जो रेशियो है पहले 1:1 था, डिफेक्ट की वजह से 1:1 से ज्यादा हो सकता है या फिर कुछ कम हो सकता है ना, वो सेम नहीं रहता, ठीक है। वो होगा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट वाली कैटेगरी में। अगर मैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करूं तो वो होगा वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल। मैं आपको ये शॉर्टकी और फ्रेंकल के बारे में बताने वाला हूं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट जो होता है ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइन होते हैं, है ना, और ये जो दोनों होंगे नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइन होंगे। बीच में आता है इंप्योरिटी डिफेक्ट, नाम ही इसका चीख चीख के कह रहा है इंप्योरिटी डिफेक्ट मतलब कोई और दूसरा पार्टिकल आ जाएगा, है ना, इंप्योरिटी आ जाएगी। अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नाम से ही पता लग रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब जितना मेटल के एटम्स होने चाहिए उससे ज्यादा प्रेजेंट है, तो मेटल एक्सेस में है। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब है जितने मेटल के एटम होने चाहिए थे उससे कम है, मेटल डेफिशिएंट है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपसे कहा मैं बात करूंगा शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट की, है ना, शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट की। देखो जी, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। लेट से ये आपका एक लैटिस है ना, इस एग्जांपल से आपको सारी कहानी अच्छे से समझ में आएगी। एक आयनिक लैटिस है ए बी, है ना, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ठीक है ना, यह है एग्जाम्पल। अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि आज ए प्लस का मन नहीं लग रहा, यहां ए प्लस बोलता है यार मेरा यहां मन नहीं लग रहा, मैं तो ये जगह छोड़ के जा रहा हूं। किसी ने पूछा भाई जाएगा कहां, किसी ने पूछा जाएगा कहां, तो ये कहता है मैं यहां छोड़ के मैं यहां इंटरस्टिशियल साइट में चला जाऊंगा। ये डिफेक्ट ही तो है, ए प्लस होना कहां चाहिए था, यहां है कहां एक्चुअली, यहां। तो जो आइडियल अरेंजमेंट है वहां पर प्रेजेंट नहीं है ए प्लस, उससे कुछ अलग जगह पर प्रेजेंट है, तो इसको नाम दे दिया फ्रेंकल डिफेक्ट। ये एक तरह का डिसलोकेशन डिफेक्ट ही है ना, इसकी लोकेशन जो है वो चेंज हो गई है, दिस इज ए टाइप ऑफ डिसलोकेशन डिफेक्ट। अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या इसकी वजह से डेंसिटी पे इफेक्ट आएगा क्या, आप लोग बोलोगे साहब नहीं, डेंसिटी पे इफेक्ट क्यों आएगा, ए प्लस है तो आज लेटिस में ही ना भाई, ए प्लस लैटिस छोड़ के थोड़ी ना चला गया, वो लैटिस में ही प्रेजेंट है, वो लैटिस में ही प्रेजेंट है, लेकिन लैटिस में उसकी जगह चेंज हो गई है बस, ठीक है ना। तो ये है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या लिखता है, इज डिसलोकेटेड द स्मॉलर आयन जनरली कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इस नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टिशियल साइट। इसको आप डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हो, डेंसिटी सेम होती है। और ये कहां प्रेजेंट होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे आयनिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होता है जहां पर देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस, है ना, जहां पर कैटायन और एनायन की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, वहां पर आपको ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और जस्ट इसका ऑपोजिट है शॉर्टकी डिफेक्ट, है ना। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा देखो मैं आपको बताता हूं, वापस से वही एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लिख देते हैं, है ना, एकदम बढ़िया ढंग से। अगर ये वाला एग्जांपल आप समझ लेते हो ना तो बस नैया पार है अपनी। ये एग्जांपल तुमने समझ लिया, नैया पार है। ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। तो हुआ क्या, आज बोला ए प्लस बोला मेरा मन नहीं लग रहा, ए प्लस यहां से छोड़ के चला गया, बी माइनस बोलेगा कि तेरा मन नहीं लग रहा तो मेरा भी नहीं लगेगा, मैं भी लैटिस साइड छोड़ के चला जाऊंगा। ए प्लस भी छोड़ के लैटिस ही छोड़ के भाग गया, बी माइनस भी लैटिस ही छोड़ के भाग गया। तो ऐसा जो डिफेक्ट होता है जहां पर कैटायन और एनायन अपनी लैटिस साइड छोड़ के ही भाग जाएं,
है ना, लैटिस साइड छोड़ के ही चले जाएं, उसको बोला जाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। और इसकी वजह से अगर तुमसे पूछे डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, आप लोग बोलोगे भैया डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि एटायन और कैटायन और एनायन लैटिस साइड छोड़ के भाग चुके हैं। इस तरह के जो डिफेक्ट्स होते हैं ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं जहां पर कैटायन और एनायन की साइज लगभग सेम होती है, या फिर जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। ये वाला वहां होगा जहां कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा कम होता है। क्लियर? तो ये था आपका स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर आता है आपका इंप्योरिटी डिफेक्ट। देखो नाम से ही पता लग रहा है इंप्योरिटी डिफेक्ट मतलब क्या हुआ, आपके पास मान लेते हैं NaCl का लैटिस था। किसका? NaCl का लैटिस। ठीक है दादा, ये रहा NaCl का लैटिस। तो NaCl में Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस ऐसा होगा। अरे हाना बोल दे भाई, ऐसा होगा। ऐसा हुआ क्या, इसमें एज एन इंप्योरिटी प्रेजेंट है कौन? Sr2 प्लस। इसमें कौन ऐड हो गया है? Sr2 प्लस ऐड हो गया। आप देखो Sr2 प्लस पे चार्ज है 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हुआ क्या, 2 Na प्लस को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, 2 Na प्लस को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर एक Sr2 प्लस आ पाएगा। मानते हो इस बात को? तो दो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए 2 Na प्लस जाएंगे, तब जाके एक Sr2 प्लस आएगा। तो ये जो Sr2 प्लस है ये NaCl के अंदर क्या है? एक इंप्योरिटी प्रेजेंट है ना, ये इंप्योरिटी है। और इस इंप्योरिटी की वजह से जो डिफेक्ट आया है दैट इज नोन एज इंप्योरिटी डिफेक्ट। और यहां पर ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है ना, इसको बोला जाता है कैटायनिक वैकेंसी। क्या बोला जाता है? कैटायनिक वैकेंसी। क्यों? क्योंकि कैटायन की जगह ये वैकेंसी बनी है ना। यहां पर कैटायन होना चाहिए था, वहां पर है नहीं, उसकी जगह वैकेंसी है, तो कैटायनिक वैकेंसी है ना। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी होगी, है ना, नंबर, इस पे आपका न्यूमेरिकल भी बनेगा जो पूछा गया है जेई में और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ SrCl2 मॉलिक्यूल्स। यस, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ SrCl2 मॉलिक्यूल्स। डन? क्या बात है भाई, क्या बात है। आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। ये ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से किसी भी लैटिस की जो स्टोइचियोमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है, जो रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। इसमें सबसे पहले आता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस में है, मेटल ज्यादा है, किसकी वजह से? मेटल ज्यादा है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। किसकी वजह से? एनायनिक वैकेंसी की वजह से मेटल ज्यादा है। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं। देखो आपके पास वापस से NaCl का लैटिस था, है ना, आपके पास NaCl है। कौन है? NaCl है। चलो आइए लाइए NaCl को पिक्चर में। ये रहा आपका NaCl। ठीक है, यहां है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। ठीक है दादा, ये प्रेजेंट है। हुआ क्या, अब आप इसको हीट करने लग गए। आपके पास NaCl का लैटिस था, आपने क्या किया, इसको हीट किया। किसमें? सोडियम वेपर्स में। किसमें हीट किया? सोडियम वेपर्स में। देखो सोडियम वेपर में सोडियम है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na प्लस बनाएगा, है ना। जब आप इसको हीट करोगे तो ये बनेगा Na प्लस, और इस Na प्लस के साथ रिएक्ट करने के लिए Cl माइनस दौड़ के भाग के आएगा इसके पास, है ना। यहां जो लैटिस में Cl माइनस प्रेजेंट था वो भाग के चला गया कहां? Na प्लस से मिलने। अगर Na प्लस से मिलने Cl माइनस चला गया तो मुझे एक बात बताइए, इस जगह का क्या होगा? ये जगह खाली हो गई है। लेकिन सर यहां तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर नहीं है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो रही। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आता है और इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। जहां एनायन था उसकी जगह कौन आ गया? आज इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऐसी जगह जहां एनायन की जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसको बोला जाता है एफ सेंटर। क्या बोला जाता है? एफ सेंटर। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, एनर्जी एमिट करेगा और उसकी वजह से इसका कलर येलो दिखाई देता है ना। तो ये जो एफ सेंटर होता है ये किसी भी लैटिस में कलर इंपार्ट कर सकता है। डन। और इसको एनायनिक वैकेंसी क्यों बोला है? बिकॉज यहां पर वैकेंसी तो है, ये एनायन होना चाहिए था, वहां एनायन की जगह क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और क्योंकि एनायन चला गया तो मेटल एक्सिस में रह गया, Na प्लस एक्सिस में रह गया, है ना। तो इसको मेटल एक्सिस डिफेक्ट बोला जाता है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। बताइए क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस यस यस, हाँ ना बोलिए जरा। अब इसके बाद सबसे लास्ट में आता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, है ना। तो दादा ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे कई बार ये पूछ लेता है कि भाई एफ सेंटर क्या होता है ना, और
एफ सेंटर जो होता है ऐसे आता है कि NaCl को आपने सोडियम की वेपर में हीट किया तो बताइए कलर आएगा, है ना, और जो कलर होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट का ही एक और पार्ट आता है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट आता है किसकी वजह से कि जो इंटरस्टिशियल साइट है उसमें एक एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा इंटरस्टिशियल साइट में, एक्स्ट्रा मेटल कैटायन आ जाएगा इंटरस्टिशियल साइट में। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं ZNO का, है ना, ZNO का मैंने एग्जांपल लिया, देखो जरा, है ना, ये इस तरह से डिब्बे बना के ना, ये गोला गोला बना के ना, सारी चीजें तुम्हें बढ़िया ढंग से समझ आ सकती है। देखो ये ZNO का एग्जांपल है, Zn2+ O2-, Zn2+ O2-, है ना, Zn2+ O2-, Zn2+ O2-, Zn2+ O2-, है ना। तो देखो ZNO को जब आप हीट करते हो ना तो होता क्या है, Zn2+ बनता है ना, साथ में हाफ ऑफ O2 मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये जो Zn2+ है, ये जो Zn2+ है, ये क्या करता है, एक इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है ना, एक मेटल एक्सिस में आ गया एट इंटरस्टिशियल साइट। अब क्योंकि चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रह पा रही तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो अब चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई है, लेकिन आप देखो इस लैटिस में कौन एक्सिस में है, मेटल एक्सिस में। तो ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, किसकी वजह से, ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। सबसे लास्ट में आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी नाम से ही पता लग रहा है कि जो मेटल होगा वो डेफिशिएंट होगा। इसका एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं, FeO का एग्जांपल है, ठीक है ना। ये जनरली ऐसे कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है जहां पर जो मेटल होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या होता है, मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो, वहां पर आपको इस तरह का डिफेक्ट जनरली देखने को मिलेगा। आप बोलोगे सर एग्जांपल दे दो, आइए देखो, ये आपके सामने FeO था, ठीक है, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनियो बे, ये FeO है, मतलब Fe2+ O2-, Fe2+ O2-, Fe2+ O2-, Fe2+ O2- और Fe2+। हुआ क्या, 3 Fe2+ चले गए, एक Fe2+ यहां से चला गया, एक Fe2+ यहां से भेज दो, एक Fe2+ यहां से भेज दो। अगर 3 Fe2+ चले गए ना, इसका मतलब कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज चला गया, 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज चला गया। और 3 Fe2+ को की जगह 2 Fe3+ आ गए। कितने Fe3+, 2 Fe3+। 3 Fe2+ गए थे, 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम हुआ था, 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज वापस आ गया। उसी मेटल की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो दूसरा एटम प्रेजेंट था वो आ गया, लेकिन सर चार्ज तो मेंटेन रह गया, लेकिन सर देखो ये वाली डेफिशिएंसी आ गई है ना, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई है, सर मेटल कम रह गया है, और मेटल कम हो गया इसका मतलब ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का एग्जांपल है। डन। तो इस तरह का जहां पर एक आपका एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयन प्रेजेंट है वो हटता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में दूसरा आयन आके उसको ऑक्यूपाई करता है। और एक जगह ऐसी होती है जहां पर पहले मेटल था, आज वहां कुछ नहीं है, आज वहां डेफिशिएंसी है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सॉलिड स्टेट चैप्टर के वो हम लोगों ने कवर कर लिए। जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में काम में आते हैं सारे के सारे फॉर्मूले हम लोगों ने लिख लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। तो बस अब आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा मैं आप सब लोगों से, तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें दादा, क्योंकि काम तो पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।